नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्वाड्रिलेटरल इक्वेशंस के बारे में आज अपन अध्ययन करने जाएंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है कि द्विघात का मतलब नाम से ही सीधा पता चलता है कि घात यहाँ पे कितनी है, दो घात होनी चाहिए। कितनी घात होनी चाहिए यहाँ पे? दो। पावर कितनी होगी यहाँ पे? दो होगी। कोई सा भी इक्वेशन दे रखा है जिसकी यदि दो रखी है तो उसको अपन क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए, मैं कुछ समीकरण के बारे में, व्यंजकों के बारे में आपको थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि व्यंजक क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं और समीकरण क्या होते हैं, उनके बारे में समझा देता हूँ। देखिए, कोई सा भी नंबर है, सबसे पहले व्यंजक के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं? व्यंजक के बारे में। व्यंजक क्या होते हैं कि यदि चर और अचर आपस में मिल जाते हैं, चर और अचर का यदि योग होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। देखिएगा, चर के रूप में मैं यदि x लेता हूँ और अचर के रूप में यदि मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो हमारे पास में एक x + 2a क्या प्राप्त हो गया? व्यंजक प्राप्त हो गया। इसको अपन क्या कहेंगे? यहाँ पे व्यंजक कहेंगे। यदि x + 2 के बराबर के अंदर अभी मैं 0 लगा देता हूँ तो इसको अपन क्या कहते हैं? ये एक समीकरण तैयार हो गया। क्या हो गया? ये हमारा एक समीकरण तैयार हो गया। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे x की पावर कितनी दे रखी है? यहाँ पे x की पावर 1 दे रखी है। तो इस प्रकार के समीकरण को, जिसकी घात कितनी दे रखी है, घात यदि 1 दे रखी है, तो इस प्रकार के समीकरण को अपन कहते हैं रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे अपन? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के अंदर पावर कितनी होती है? 1 पावर होती है। यदि इसकी पावर यदि 2 दे रखी होती, क्या दे रखी होती? 2 दे रखी होती, तो अपन क्या कहते हैं? ये द्विघात है। कितना है? द्विघात है। द्विघात समीकरण कहलाए। देखिए, मैं द्विघात समीकरण के अंदर पावर की अपन बात करते हैं तो यहाँ पावर कितनी दे रखी होगी? x² + 2x + 1। ये एक हमारा द्विघात समीकरण है। इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है? 2 घात है। अतः ये कितनी घात वाला समीकरण हो गया? 2 घात वाला समीकरण हो गया। उसके बाद में अपन देखते हैं कि किसी समीकरण की घात यदि 3 दे रखी होती है तो उसको कहते हैं त्रिघाती समीकरण। क्या कहते हैं? त्रिघाती समीकरण, क्यूबिक इक्वेशन। x की पावर 3 दे रखी होगी और आगे कुछ और इसके साथ में दे रखा होगा। मतलब अधिकतम घात कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3 होगी तो होगा त्रिघाती। अधिकतम घात 2 होगी तो द्विघाती। यदि अधिकतम घात 1 होगी तो होगा वो रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का ये एक उदाहरण है। x + 1, x + 2, x + 3 बोलेंगे तो अचर की घात कितनी दे रखी होगी? हमारे पास में 1 घात दे रखी, तो उसको अपन क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि बहुपद क्या होते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद क्या होते हैं? बहुपद क्या होते हैं कि किसी भी जो व्यंजक दे रखा है, कोई सा भी व्यंजक दे रखा है, बोले तो चर और अचर के रूप में कोई राशियां दे रखी है, उन राशियों के अंदर घात क्या नहीं होनी चाहिए? ऋणात्मक घात नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ऋणात्मक घात नहीं होनी चाहिए। यदि घात ऋणात्मक होती है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है। एक अपन बात करेंगे कि जो चर है, वो चर की जो गुणांक दे रखा है, चर का गुणांक है वो 0 नहीं होगा। चर का गुणांक क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये दो बातें यदि किसी व्यंजक के अंदर लागू होती है तो इस प्रकार का व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका बहुपद कहलाएगा। देखिए, एक बार व्यंजक समीकरण और बहुपद के बारे में थोड़ी सी चर्चा वापस करने जा रहा हूं मैं आपके सामने। देखिए, व्यंजक क्या होते हैं कि चर और अचर का योग होता है, उनको अपन क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। और वही व्यंजक यदि 0 के बराबर कहलाएगा तो वो अपना क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। यदि किसी व्यंजक में घात ऋणात्मक नहीं दे रखी होगी, क्या नहीं होनी चाहिए? घात इसकी क्या है? वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? धनात्मक घात होनी चाहिए या फिर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के अंदर x की पावर या तो 0 या x की पावर 1 या x की पावर 2, ये वाला यदि है तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। यदि घात इस प्रकार दे रखी हो, x की पावर -1, x की पावर -2, x की पावर -3 यदि दे रखा है तो इस प्रकार का कोई भी व्यंजक है वो बहुपद नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा? बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद नहीं होगा। क्या हो सकता है? ये व्यंजक तो हो सकता है पर बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी अपन क्या करते हैं? कुछ मुद्दे की बात करते हैं। हमारा टॉपिक द्विघात समीकरण है। मुझे ये समझाने का उद्देश्य यही था कि अपने को कौन सा पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है, तो इसका इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी समीकरण की यदि घात 2 दे रखी है तो उसको कहते हैं द्विघाती समीकरण। और द्विघाती समीकरण एक क्या कहलाता है? एक बहुपद होता है। क्या होता है? एक बहुपद होता है।
बहुपद क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो घात क्या दे रखी है वो पॉजिटिव दे रखी है, ऋणात्मक नहीं है। यदि इसकी घात ऋणात्मक होती, घात भले ही 2 हो पर ऋणात्मक यदि होती तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाता, ये बहुपद नहीं कहलाता। कारण ये है कि द्विघात समीकरण हमेशा एक क्या होता है? बहुपद। और हम जानते हैं कि बहुपद की घात ऋणात्मक कभी नहीं होती है, ऋणात्मक कभी नहीं होती है। यदि इसी समीकरण को यदि मैं x की पावर -2 प्लस का 2x प्लस का यदि 1 लिखता और इसके बराबर में 0 कर देता यदि मैं, तो ये वाला जो समीकरण है वो बहुपद नहीं है। अतः ये क्या है? द्विघाती समीकरण भी नहीं है। घात 2 होने के बाद में भी ये क्या नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है। कारण ये है कि इसके अंदर घात क्या दे रखी है अपने को? ऋणात्मक घात दे रखी है, और जो भी ऋणात्मक घात दे रखी होती है वो बहुपद नहीं कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी अपन देखते हैं द्विघात समीकरण, अगला प्रोसेस क्या है वो देखेंगे। द्विघात समीकरण की अपन क्या है? मानक स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है उसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? क्या है इसका? द्विघात समीकरण का मानक रूप। ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप, मानक रूप क्या होता है बोले तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? क्वाड्रेटिकल जो इक्वेशन दे रखी है हमारे को, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होगा? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² bx प्लस सी, बराबर में क्या दे रखा है अपने को? 0 दे रखा है। ये इसका क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस वाले फॉर्म को आपको बिल्कुल रट के ही रखना है। क्या करना है? बिल्कुल दिमाग के अंदर सेट करके ही रखना है कि ax² प्लस bx प्लस सी इसका क्या होता है? एक मानक रूप होता है। बोले तो द्विघात समीकरण पहले 2 घात में, फिर 1 घात में, फिर अचर के रूप में, व्यवस्थित रूप में, इस टाइप रहते हैं। ये अपने को समझना है। ठीक है, देखिए ये वाला है जो द्विघात समीकरण का है, x² का पद है। क्या है? x² का पद है। ये वाला पद कौन सा है? x का पद है। किसका है? x का पद है। और ये जो c दे रखा होता है उसको क्या कहते हैं? अचर पद है। क्या है? अचर पद। अचर पद को क्या बोलते हैं अपन? कांस्टेंट राशि, अचर पद, ये वाला कांस्टेंट। इस c की जगह क्या क्या आ सकता है? कोई सा भी अंक आ सकता है, 0 से लेकर के मतलब माइनस प्लस, जितने भी ये जो अक्षर है वो सारे के सारे इसके अंदर आ सकते हैं। जितने भी अंक दे रखे जो ऋणात्मक है, धनात्मक है, 0 है, कुछ भी है वो इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ अपने को जो a दे रखा है वो x² का क्या है? गुणांक। यहाँ पे जो b दे रखा है वो x का क्या है? गुणांक। जहाँ a बराबर क्या है? x² का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x², और जहाँ b बराबर क्या दे रखा है अपने को? x का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c बराबर हम जानते हैं क्या है? अचर पद है। अचर पद है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका? इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस सी द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो आप बताएंगे ax² प्लस bx प्लस क्या होगा? c होगा। जहाँ आपसे यदि पूछा जाए कि c क्या है, तो c क्या है? अचर पद है। यहाँ पे b क्या है बोलेंगे तो x का पद है। a क्या है? यहाँ पे x² का पद है। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण के अपने को क्या कहते हैं? मूल ज्ञात करने। क्या कहते हैं? मूल कैसे ज्ञात किया जाए? मूल का मतलब होता है शून्यांक। क्या होता है इसका अर्थ? शून्यांक। शून्यांक मीन्स क्या होता है? जीरोज। जीरोज। इसके क्या क्या हल हो सकते हैं? द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं? 2। कोई यदि लीनियर इक्वेशन दे रखा है अपने को, रैखिक समीकरण यदि दे रखा है, तो उसके मूल कितने होंगे? 1 मूल होता है। कोई भी यदि 2 घात वाला यदि समीकरण दे रखा होता है तो उसके मूल कितने होते हैं? 2 मान हो सकते हैं। यदि कोई त्रिघाती समीकरण है तो उसके मूल कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कोई समीकरण जितने घात का होता है, जितनी पावर का होता है, उसके हल उतने ही होते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के मान कितने होंगे? कितने शून्यांक हो सकते हैं? कितने मूल हो सकते हैं? या फिर कितने जीरोज हो सकते हैं? या फिर कितने मान हो सकते हैं? तो वो कितने हो सकते हैं? अधिकतम मान 2 हो सकते हैं। ठीक है, इन शून्यांकों को ज्ञात कैसे किया जाता है उनके बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे। द्विघात समीकरण का जो मान है वो कितने प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, तो मैं आपको यदि बता देता हूं कि क्लास 10वीं के अंदर आपको इसका ज्ञात करने के लिए 3 तरीके दे रखे हैं। कितने तरीके दे रखे हैं? 3 तरीके। एक आप किससे ज्ञात कर सकते हो? डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास में, श्रीधराचार्य फॉर्मूला।
इसका नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है कि माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये यदि आप फॉर्मूला यदि ज्ञात कर लेते हैं, आपको यदि ये फॉर्मूला याद है, तो किसी भी प्रकार का द्विघात समीकरण है उसके शून्यांक आप बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बोले तो ये वाला जो तरीका है रामबाण तरीका है। ठीक है, कैसा तरीका है ये? रामबाण तरीका है। अगला जो अपन पढ़ेंगे वो है पूर्ण वर्ग विधि। कैसी है? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से भी आप शून्याङ्कों को ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो हमारा है वो है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। इसमें फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं आपको? इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, उसके बाद में इसके आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। आपकी पहली विधि है वो फॉर्मूला बेसिस, दूसरी विधि है आपकी गुणनखंड वाली विधि, पूर्ण वर्ग वाली, और तीसरी विधि कौन सी है? गुणनखंड वाली विधि। देखिए, सबसे जो आसान तरीका, सबसे जो सिंपल तरीका है वो है फॉर्मूले वाला। ये कहीं पे भी फेल नहीं होगा, सब जगह ये मान्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आसान है तो वो कौन सी है? गुणनखंड वाली। और थोड़ी बहुत यदि क्लिष्ट आपकी पड़ेगी तो वो है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, कौन सी विधि है? पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, अपन एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल को अपन क्या करेंगे? बारी बारी से तीनों विधियों से हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन क्या लेते हैं? उदाहरण नंबर 3 लेंगे, जो आपकी किताब के अंदर दे रखा है कि एक समीकरण बना हुआ है, द्विघात समीकरण आपको दे रखा है। 2x² माइनस के 5x प्लस के 3 इक्वल्स टू 0 है। इस समीकरण को आपको क्या करना है? गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने हैं। कौन सी विधि से ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि से। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं गुणनखंड विधि से उदाहरण नंबर 3 को हल करता हूं। ये मैं रब कर लाऊं। द्विघात समीकरण को हल करने की कक्षा 10वीं के अंदर 3 विधियां दे रखी हैं। एक विधि आपकी पूर्ण वर्ग विधि है, दूसरी आपकी गुणनखंड विधि है, तीसरी आपकी श्रीधराचार्य फॉर्मूला विधि है। उसके आधार पे आप क्या है? शून्याङ्क ज्ञात कर सकते हैं। उससे पहले एक बात और करते हैं कि कोई द्विघात समीकरण है, उसके मूल संभव है या फिर नहीं है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि किसके मूल वास्तविक होंगे, किसके मूल काल्पनिक होंगे, किसके मूल क्या क्या हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, उसकी भी बात अपन करेंगे। उससे पहले उदाहरण नंबर 3 को आप सॉल्व कर लीजिए। उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है कि 2x² माइनस के 5x प्लस के 3 इक्वल्स टू 0 के गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से कह रहा है? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड का मतलब क्या होगा? टुकड़े करना। क्या करना? इसके टुकड़े करके इसका क्या करना? मूल ज्ञात करना। मूल का मतलब होता है शून्याङ्क ज्ञात करना। शून्याङ्क को इंग्लिश में जीरोज बोला जाता है। ठीक है, गुणनखंड का मतलब क्या अपन समझते हैं? टुकड़े करना। टुकड़े करेंगे किसके? देखना, ये वाला 2, इसका आप सबसे पहले गुणा करोगे अचर पद से, तो 3 गुणा 2 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, अपन जानते हैं 6 हो जाएंगे। अपन क्या करते हैं अब? 6 कोई ऐसे 2 नंबर लीजिए जिनका गुणा करने पर क्या आए अपने पास में? 6 प्राप्त हो जाए, और इनको जोड़ने और घटाने पर क्या प्राप्त हो जाए? 5 प्राप्त हो जाए। गुणा करने पर कितना प्राप्त हुए? 6 प्राप्त हुए। और जोड़ने या फिर घटाने पर कितना प्राप्त होना चाहिए? जोड़ने या फिर घटाने पर 5 प्राप्त होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5। आप ऐसे कोई नंबर इमेजिन करिए कि जिनको जोड़ने और घटाने पर 5 आए और जिनको गुणा करने पर कितना आए? 6 आए। ठीक है, तो वो कौन से नंबर हो सकते हैं? देखिए, ये 6 के मैंने टुकड़े किए तो 3 और 2, 3 गुणा 2 6 आ रहा है। ठीक है, तो 3 और 2 5 होते हैं कि नहीं होते? इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो हमारे 2 गुणनखंड के 2 टुकड़े कौन से हुए? 3 और 2। कौन से टुकड़े हुए? 3 और 2। तो इसी समीकरण को मैं इस प्रकार लिखता हूं गुणनखंड करके। देखना, ये 3x माइनस के 2x, ये प्लस 3 बराबर में 0। देखिए, मैंने इस जो 5 लिखा हुआ था, इस 5 के 2 टुकड़े किए। एक तो किया था 3x, एक किया था 2x। माइनस के 3 और माइनस के 2 आपस में मिलाते हैं तो माइनस के 5 हो जाते हैं। ठीक है, अपना गुणनखंड एकदम सही है। अभी अपन क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों के आप कॉमन लीजिए। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x मैंने कॉमन ले लिया। जब मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? यहाँ पे एक तो 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा? एक और x बचा। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह गया? 3 रह गया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? माइनस का कॉमन ले लेता हूँ। क्या? केवल माइनस कॉमन ले लेता हूँ। क्या रह गया यहाँ पे? 2x प्लस, सॉरी,
यहाँ पे देखिए मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस की जगह किस में हो जाएगा चेंज, माइनस हो गया, सिंबल चेंज हो जाता है। जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, चिन्ह है वो चेंज हो जाता है, चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए आपने जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो इसके आगे जो माइनस लिखा हुआ था वो प्लस के अंदर चेंज हो गया, यहाँ पे जो प्लस लिखा हुआ था वो माइनस के अंदर चेंज हो गया। ये कैसे हुआ वो भी आपको मैं बता सकता हूँ। देखना, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, देखिए जब भी आप माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो उसकी जगह प्लस हो जाता है। तो देखिए मैं इस प्लस को यहाँ पे इस टाइप से लिख लूँ, ये माइनस गुणा माइनस, ठीक है। देखिए अब जब जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो एक माइनस जो यहाँ पे था वो तो बाहर आ गया और एक वाला माइनस है वो यहाँ रह गया, और यही रीजन है कि यहाँ पे सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। देखिए जब दो बार माइनस को आपस में गुणा करते हैं तो प्लस होता है, तभी एक माइनस मैंने बाहर लिया तो एक माइनस रह गया वो यहाँ पे। आप या तो इसको याद कर लीजिए, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, इस बात को आप दिमाग के अंदर फिक्स कर लें। देखिए यहाँ पे भी 2x माइनस 3, यहाँ पे भी 2x माइनस 3 है, तो दोनों जगह 2x माइनस 3 है, मैं 2x माइनस 3 को क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लिया। 2x माइनस 3 को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। देखिए तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे x बचा, ठीक है, और यहाँ पे क्या रह गया, माइनस का 1, ठीक है। अब एक जो हमारा जो व्यंजक है 2x माइनस 3, दूसरा व्यंजक है x माइनस 1। अब इन दोनों को क्या करेंगे, बारी बारी से जीरो के साथ में बराबर में रख लेंगे, ठीक है। ये 2x माइनस 3 इक्वस टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वस टू क्या हो गया, 0। देखिए 2x ये माइनस में है, बराबर के उस साइड में जैसे ही जाएगा तो माइनस किस में हो जाता है, चेंज प्लस में, प्लस किस में चेंज हो जाता है, माइनस में, भाग किस में चेंज हो जाता है, गुणा में, और गुणा किस में चेंज हो जाता है, भाग के अंदर। जब भी कोई राशियां हैं वो बराबर से दूसरी साइड जाती हैं, बोले तो बॉर्डर को जब पार करती हैं तो उसके चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाते हैं। प्लस किस में होता है, माइनस में, माइनस किस में चेंज होता है, प्लस में, और जो जोड़ होती है वो बाकी वाला होता है वो जोड़ के अंदर, भाग वाला गुणा में, गुणा वाला भाग के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो स्क्वायर होता है, ठीक है, कोई भी नंबर दे रखा है इसका स्क्वायर होता है वो रूट में चेंज होता है, और जो रूट होता है वो चेंज हो जाता है आपका स्क्वायर के अंदर। ये बातें बाद की है, वो बाद में बता दूंगा। और 2x माइनस 3 उस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस के अंदर, ये x है, ये 2 दो गुणा के अंदर दे रखा है, बॉर्डर को पार करेगा जैसे ही तो किस में चेंज हो जाएगा, भाग के अंदर, ये लीजिए भाग के अंदर। तो x का एक मान आ गया हमारे पास में 3/2, और x माइनस 1 है, बॉर्डर को पार करेगा तो +1 हो जाएगा, ये देखिए +1। तो x के हमारे दो मान प्राप्त हुए, एक तो 1 प्राप्त हुआ, एक हुआ 3/2। तो जो ये वाला समीकरण दे रखा है इसके शून्यांक क्या क्या है, तो शून्यांक अपन बात करेंगे कि उक्त जो दे रखा है उसके जो शून्यांक हमारे पास में 3/2 व 1 प्राप्त होता है, 3/2 व 1 प्राप्त होता है, यही हमारा फाइनली आंसर है। आशा करता हूँ कि ये वाला उदाहरण नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अभी अपन चर्चा करेंगे उदाहरण नंबर 4 की। उदाहरण नंबर 4 के अंदर है 6x² माइनस के x माइनस के 2। उदाहरण नंबर 4 ये दे रखा है हमारे को, 6x² माइनस के x माइनस के 2 इक्वस टू 0। इसके क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं, या फिर क्या करते हैं, शून्यांक ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं अपने को, शून्यांक ज्ञात करने हैं। देखिए इनको अपन दो तरीके से करेंगे, वैसे लिखा हुआ कुछ भी नहीं है कि कौन सी विधि से करना है। तो पहले सबसे पहले अपन गुणनखंड विधि से करेंगे, उसके बाद में अपन फॉर्मूला बेसिस करेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहला क्या प्रोसेस है, जो x² का गुणांक है उसको अचर से गुणा कर लीजिए। तो x² का जो गुणांक है 6 और अचर कितना है 2, कितने हो गए 12 हो गए, ठीक है। ये माइनस में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। अभी अपन को क्या करना है कि गुणा करने पर क्या आए 12 प्राप्त हो, और जोड़ और घटा करने पर क्या प्राप्त हो जाए अपने को, माइनस का 1 प्राप्त हो। देखिए गुणा करने पर कितना प्राप्त हो जाए, माइनस के 12, और जोड़ने या फिर घटाने पर, जोड़ने अथवा घटाने पर कितना प्राप्त होना चाहिए, माइनस का 1 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिएगा सबसे पहले अपने को ये कैसे प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी कि फिर कैसे इसको हल किया जा सकता है। यदि आपके दिमाग में सीधा क्लिक होता है तो आप सीधा कर सकते हैं, यदि सीधा क्लिक नहीं होता है तो मैं आपको एक
रामबाण इसका इलाज बता देता हूँ कि इसको ऐसे हल करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, देखिए 2 से इसको भाग दिया तो 6, 2 से दिया तो इसको 3, 3 से दिया तो 1। तो क्या क्या जो ग्रुप बन सकते हैं, देखिए 2 गुणा 2 4 और 4 गुणा 3, ये 4 और 4 गुणा 3। देखिए 4 और 3 को आपस में गुणा करता हूं तो 12 आता है कि नहीं आता है। 4 गुणा 3 कितना होता है, 12। देखिए 4 और 3 का अंतर भी कितना आएगा, 4 माइनस के 3 बराबर 1। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि अपना जो गुणनखंड होगा, जो टुकड़े होंगे, 2 टुकड़े, एक 4 होगा, दूसरा कौन सा होगा, 3 होगा, तो वो अपन यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए माइनस एक्स की जगह मैं यहाँ पे चेंज करके लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के प्लस के 3x और माइनस के 2, माइनस के 4x और प्लस के 3x। इसमें से माइनस का बड़ा है, कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो हमारे पास में जो रहेगी वो राशि किस में रहेगी, माइनस में रहेगी। अपने को चाहिए किस में था, माइनस के अंदर चाहिए था। सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना है कि टुकड़े कौन से हो सकते हैं, एक 4 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, बस। अब इसको जोड़ना है कि घटाना है, उसको डिपेंड करेगा कि यहाँ पे सिंबल कौन सा दे रखा है। यदि अपने को माइनस में दे रखा है तो माइनस का सिंबल यहाँ पे बड़ा वाले में रखेंगे, और प्लस में दे रखा होता तो अपन प्लस वाला यहाँ पे रखते और माइनस वाला बीच में रख लेते। ठीक है, अभी इन दोनों के अंदर कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे 2 और x कॉमन आ रहा है, क्या 2x कॉमन आ रहा है। देखिए आप 6 को 3 और इंटू 2 लिख सकते हो, तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 को ले लिया मैंने बाहर। ठीक है, यहाँ पे कितना रह गया, यहाँ पे 3 और ये x। ठीक है, यहाँ पे कितना रहा, 2 मैंने कॉमन ले लिया है तो 2 रह गया और x मैंने बाहर ले लिया ऑलरेडी। ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, प्लस लिख लिया और 3x माइनस के ये 2 इक्वस टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3x माइनस 2, यहाँ पे 3x माइनस के 2 लिखा हुआ है। इन दोनों के अंदर ये वाला बॉक्स पूरा ही कॉमन आ रहा है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया 3x माइनस के 2। यहाँ पे क्या कॉमन रह गया अपने शेष, यहाँ पे 2x और यहाँ पे कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। बराबर के अंदर क्या है, 0। 3x माइनस के 2 इक्वस टू 0 एंड 2x प्लस 1 इक्वस टू 0। 3x बराबर ये माइनस का 2 इस साइड जाएगा तो प्लस के अंदर हो जाएगा। ठीक है, ये x 3 भाग में है, सॉरी 3 गुणा के अंदर है, उस साइड जाएगा तो ये भाग के अंदर थी। अब इसका x बराबर 2/3। यहाँ पे क्या है, जो +1 है बॉर्डर को पार करेगा तो किस में आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये 2x 2 यहाँ पे गुणा के अंदर है, उस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में, ये माइनस के 2। तो अपन कह सकते हैं जो ये वाला समीकरण है इसके शून्यांक क्या क्या हो सकते हैं। इसके शून्यांक होंगे आपके 2/3 व माइनस का 1/2, ये इसके शून्यांक है। आशा करता हूं दोस्तों आपको उदाहरण नंबर 4 समझ में आ गया होगा। उसके बाद में जो अगली विधियां हैं हमारे पास में, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं दोनों विधियों को अलग अलग 2 वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको भी पढ़ने में रहेगा दिक्कत। और देखिए अपन ने अभी एक विधि ले ली है गुणनखंड वाली। कौन सी विधि अपन ने ले ली है, अभी गुणनखंड वाली अपन ने कर ली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप कौन सी ले लेंगे, फॉर्मूला वाली, और उसके बाद में एक वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा पूर्ण वर्ग वाली। कौन सी, पूर्ण वर्ग वाली। 3 वीडियो के अंदर ये अपन पूरा चैप्टर समझ लेंगे, और इनकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको स्क्रीन वीडियो के अंदर बता दूंगा। जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आपको यहीं बोर्ड पर करवाए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।